इस फिल्म के अधिकतर पात्र नेत्रहीन हैं। वे इसे देखने या इसका मूल्यांकन करने की क्षमता से वंचित हैं, किंतु वे ही इस फिल्म के वास्तविक निर्माता हैं। हम उन सभी नेत्रहीनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने जीवन से हमें प्रकाशित किया है। श्रीमती बसंती, श्री JL कौल, कुमारी नंदिनी, डॉक्टर PC पांडे और उनके अनेकानेक साथी जो इस फिल्म के प्रेरणा स्रोत हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1997 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 3 करोड़ 80 लाख व्यक्ति पूरी तरह दृष्टिहीन हैं और 11 करोड़ लोग दुर्बल दृष्टि हैं। इस प्रकार लगभग 15 करोड़ व्यक्ति अंधता अथवा आंशिक अंधता से जूझ रहे हैं। अंधता व दुर्बल दृष्टि में अंतर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुर्बल दृष्टि या लो विजन वाले व्यक्ति वे हैं जो अपनी नजर का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं, परंतु इलाज और रिफ्रैक्टिव करेक्शन के बाद भी उनकी आंखों की देखने की क्षमता पूर्ण प्रकाश में भी 6/18 से कम है और उनके देखने का क्षेत्र भी दृष्टि केंद्र के 10 डिग्री से कम है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 करोड़ 50 हजार व्यक्ति दृष्टिहीनता और दुर्बल दृष्टि के शिकार हैं। इनमें पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या अधिक है, जो कि 2 करोड़ 15 लाख 80 हजार है। दृष्टिहीनों के प्रति अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया असंतुलित होती है। सोसाइटी में हम अक्सर ये देखते हैं, या तो दृष्टिहीनों को और हैंडीकैप्ड को बड़ी दया की भावना से देखते हैं, या फिर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओहो ये तो सुपरमैन है, बड़े सेंट हैं, साधु हैं, ये और कोई बात सोच नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी को एक ब्लाइंड आदमी के बारे में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो पहले आदमी है, उसके बाद उसकी ब्लाइंडनेस है या कोई हैंडीकैप है वो बाद की बात है। तो एक आम आदमी में जो जितनी भी बुराइयां या जितनी भी अच्छाइयां हो सकती हैं वो उस आदमी में होंगी। मेरी एक मित्र है बसंती पांडे। ये पूरी तरह नेत्रहीन है। मेरा नाम उदय सिंह तूर है। मैं बसंती का पिता हूँ। ये मेरी जो है कि ये 6ठे नंबर पर ये लड़की है और ये कोई 2-2.5 साल की थी, बड़ी हंसती खेलती थी। उसके बाद जो है ना इसको अचानक जो है वो टाइफाइड हुआ और टाइफाइड में जो है इसकी आंखें चली गई। जब मैं 2-2.5 साल की थी ब्लाइंड हो गई थी। उससे पहले का भी लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं साइटेड भी थी कभी, ऐसा रंग शक्ल कुछ याद नहीं मुझे। जब मुझे होश मैंने संभाला है तो मुझे लगा मैं ब्लाइंड ही हूँ। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी आंखें जो है वो चली गई हैं और जो है अब इसमें रोशनी की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ कि अब इस लड़की का क्या होगा, इसकी तो ज़िंदगी जो है ना बेकार हो जाएगी। ऐसे सोचते सोचते हम बड़े जो है परेशान जो है कि सोचते कि आखिर होगा क्या। जब कोई बच्चा दृष्टिहीन हो जाता है तो माता पिता की हालात जो हैं, सिचुएशन है, बहुत सीरियस हो जाती है। बहुत परेशान रहते हैं वो लोग कि अब हम इस बच्चे के साथ क्या करें। कुछ पेरेंट्स तो उसको ओवर प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं, उसको कोई काम करने नहीं देंगे, उसके भाई बहनों से उसका सारा काम करवाएंगे, जबकि कुछ पेरेंट्स बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं है जो बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। असली होना ये चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल साधारण बच्चों की तरह ही नॉर्मल वे में उनके साथ ट्रीटमेंट रखा जाए, उनको वो सब काम करने दिए जाएं जो वो कर सकते हैं, और जो नहीं भी कर सकते हैं उनको करने के लिए सिखाया जाए जिस तरह और बच्चों को हम सिखाते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं और उन पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो उनको इस तरह के खिलौने दें जो ऑडिबल हों, और उसमें कलर की ज़्यादा बात नहीं है बल्कि आवाज़ की ज़्यादा बात है, और डिफरेंट शेप्स में हों जिससे उनको शेप्स का ज्ञान हो, एनिमल्स का ज्ञान हो, और कुछ हवाई जहाज़ है, ट्रेन है, आवाज़ करते हों, क्योंकि आवाज़ पर इनका ज़्यादा
ज़्यादातर पर ये लोग निर्भर रहते हैं, ब्लाइंड बच्चे। कलर से साइटेड बच्चे के लिए तो हम कलर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन यहाँ ऑडिबल खिलौने बहुत मदद कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि इसकी आंखें अब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। ये लोग बहुत निराश हुए, लेकिन मुझे इनकी निराशा उस टाइम पता नहीं चलती थी, क्योंकि मैं तो अपने छोटे बड़े बहन भाइयों के साथ खेलने में मस्त रहती थी। वो लोग मुझे पूरा सहयोग देते थे, मैं कैसे भागना है, कैसे रस्सी कूदना है, कैसे एक टांग से चलना है। इवन मैं स्टापू भी खेलती थी, वो जो लाइन बना के बच्चे खेलते हैं, तो उसमें वो मुझे 2-2 बारियां देते थे। एक भी इसको तो पता नहीं चलेगा, एक बारी में आउट हो गई तो एक बार और इसको खेलने का चांस दो। एक दिन जो है कि एक मतलब कोई हमारे घर जो एक ब्लाइंड लड़का आया जो किसी स्कूल में पढ़ता था, उसने मैंने वो कहा कि भाई हमारे पास भी एक लड़की है अंधी। उन्होंने कहा जी आपने घर में क्यों बैठा रखा है। मैंने कहा भाई और क्या करें इसका। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे जो है वो वो गिरजानंदन कन्या विद्यालय है, आप उसमें जो है ना इसको एडमिशन दिलवा दिए और सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, और आपको जो है ना कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, और ये आगे चल के जो है ना इसको जो है कि मतलब ये बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर। तो मैंने जो है कि इतना सुना, तो मैं जो है कि उधर स्कूल में गया। उधर जो है कि एक प्रिंसिपल शर्मा थी, उन्होंने मैंने उनसे बातचीत की, तो कहा कि भाई आप जो है कि वो वहाँ से डॉक्टर से लिखवा के ले आइए, और जो है कि हम इसको जो है कि एडमिशन दे देंगे। नेत्रहीनों के लिए शिक्षा अब कोई दुर्लभ स्वप्न नहीं है। 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक विकलांग बच्चे को निशुल्क और पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो। इस अधिनियम में सभी प्रकार की अपंगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार समन्वित विद्यालय और विशेष विद्यालय खोलने की व्यवस्था भी की गई है। स्कूल के दिन तो बहुत अच्छे थे, याद करती हूँ अभी भी। छठे शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार 8,633 दृष्टिबाधित बालकों को समन्वित शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षित किया जा रहा है और लगभग 30,000 नेत्रहीन बालकों को विशेष विद्यालयों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था, जिसमें सब तरह काफ़ी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, खेल और कल्चरल। ज़्यादातर मैं सब में पार्टिसिपेट करती थी। बड़े शहरों में ही नहीं, अब देश के हर भाग में रहने वाले विकलांग बच्चे शिक्षा का लाभ उठाएंगे। 9वीं योजना प्रस्ताव में योजना आयोग भारत सरकार ने दर्शाया है कि भारत के कम से कम 500 खंडों में समन्वित शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में हर प्रकार की अपंगता के लिए कम से कम एक विशेष विद्यालय खोला जाएगा। अधिक से अधिक विकलांग बच्चों तक शिक्षा सुविधाएं पहुंचाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा, ओपन स्कूल प्रणाली और दूरवर्ती शिक्षा पद्धति की सहायता भी ली जाएगी। मेरा स्कूल बहुत अच्छा था। मेरी टीचर्स और मेरी प्रिंसिपल मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहते थे, हर जगह मेरा नाम आगे रखते थे। मैं जब 11th क्लास में पढ़ती थी तो मेरी इच्छा थी कि भाई मैं ऐसा कोई काम करूं जिसमें कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर सब में मेरा नाम आए। उन्हीं दिनों नेशनल बुक ट्रस्ट वालों ने एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, उसमें मैंने निबंध लिख के भेजा, जिसमें उन्होंने पूरे दिल्ली में से 20 स्टूडेंट्स को चुना था। उनमें से एक मैं थी और मुझे वो जो नेशनल अवार्ड था मिसेस इंदिरा गांधी के हाथों मिला। इसने जो है कि जिस वक्त 12वीं पास की तो हमें जो है बहुत एक खुशी हुई कि भाई ये तो लड़की जो है मतलब 10 ही साल में इसने 12 जमात पास कर ली। जो है बड़ा एक खुशी हुई कि अब ये जो है लड़की किसी से कम नहीं रहेगी, और हमें इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि ये आगे चल के जो है कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। विश्व भर के शिक्षित दृष्टिहीन लुई ब्रेल के आभारी हैं, जिन्होंने 1832 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीनों के लिए पुस्तकीय ज्ञान के बंद दरवाजे खोले
और उन्हें दृष्टि के स्थान पर स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से अक्षर ज्ञान की सुविधा प्रदान की। और 1904 में कॉलेज की ऊंची डिग्री पाकर हेलन केलर ने विश्व को अपनी क्षमता से विस्मित कर दिया। वे न केवल नेत्रहीन थीं, बल्कि बधिर भी थीं। मेहनत, लगन और दुर्दम में इच्छा शक्ति के समक्ष सभी बाधाएं नतमस्तक हो जाती हैं। नाइनटीन 97 में फर्स्ट टाइम नॉर्दर्न इंडिया में अपनी तरह की ये पहली कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस है, जो कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों को बुक प्रोवाइड करती है। इससे पहले कोई भी इस टाइप की नॉर्दर्न इंडिया में ब्रेल प्रेस नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी टेक्स्ट बुक की काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी। ये ब्रेल प्रेस सेटअप होने के बाद फर्स्ट टाइम MP, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी और बिहार के बच्चों को फर्स्ट टाइम ब्रेल बुक्स उपलब्ध कराई गई इस ब्रेल प्रेस के माध्यम से। इस ब्रेल बुक्स की वजह से ही लोग अब स्पेलिंग को भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं। ये प्रेस फुली कंप्यूटराइज्ड है और 400 कैरेक्टर पर सेकंड की स्पीड से ये बुक पब्लिश करती है। 1 घंटे में करीब 1200 पेजेस का इसका प्रोडक्शन होता है और फुली कंप्यूटराइज्ड है। इसमें एडिटिंग करनी बहुत आसान है, कुछ डिलीटिंग करनी, एडिटिंग करनी या एडिशन कोई चेंजेस होता है उसकी एडिटिंग करनी बहुत आसान है। इसके अलावा इसमें और भी एडवांटेज है, जैसे कि कोई एक सेशन चेंज होता है और बुक का कोई पोर्शन चेंज हुआ, हम पूरी बुक्स को डिलीट ना करके उस पर्टिकुलर पोर्शन को ही चेंज करते हैं और नई बुक पब्लिश कर देते हैं। 12वीं के बाद मैंने टाइप शॉर्टहैंड का कोर्स किया। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा क, ख, ग व घ समूह की सेवाओं में 150 से भी अधिक ऐसी नौकरियों की पहचान की गई है जो नेत्रहीनों के लिए उपयुक्त हैं। टाइप शॉर्टहैंड का कोर्स करने के बाद मुझे बैंक में नौकरी मिल गई और इस टाइम मेरी सैलरी इतनी है कि मैं इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती हूँ। मुझे बैंक में काम करते हुए 1 ही साल हुआ था, तभी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला फॉर बेस्ट एम्प्लॉय। बसंती हमारी ही एक स्टूडेंट है और इसकी तरह 172 स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ से स्टेनोग्राफी में ट्रेंड हुए हैं, जो डिफरेंट बैंक्स में हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं और नॉर्मल स्टेनोग्राफर्स की तरह ही काम कर रहे हैं और कई हालात में तो उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। इनमें से 12 लोगों को तो राष्ट्रपति का अवार्ड भी मिला है बेस्ट एम्प्लॉई का, और इससे ये साबित होता है कि कितना अच्छा ये काम कर सकते हैं बशर्ते इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट का एवेन्यू हम इनके लिए खोलें, उसके लिए साथ साथ हम देखते रहें कि और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं जिससे और लोगों को भी इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके और इसमें ये बेटर रिजल्ट्स दे सके। आज तो हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी तरक्की हुई है और फैक्ट्री वर्कर्स के तौर पे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में। टीचर्स बहुत से लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, यही नहीं ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं और वकील हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ज्योतिंद्र मेहता भारत के पहले नेत्रहीन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि नेत्रहीनों के लिए अब कोई राह अगम्य नहीं। श्री मेहता विश्व प्रसिद्ध कंपनी IBM में सिस्टम कंसल्टेंट के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें अपने काम के सिलसिले में काफ़ी घूमना पड़ता है और वे बिना किसी सहायता के अपना काम निपटाते हैं। वे जन्मांध हैं। उनका मानना है कि नेत्रहीनों को सहानुभूति की नहीं, अवसरों की आवश्यकता है। अंजलि अरोड़ा पहली और एकमात्र नेत्रहीन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सफलतापूर्वक वकालत कर रही हैं। दृष्टि के अभाव के बावजूद कानूनी ज्ञान में अंजलि किसी से पीछे नहीं। उन्होंने अपनी क्षमता से महिलाओं व नेत्रहीनों दोनों को सम्मानित किया है।
The era of technology has opened a new avenues of employment for persons. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपंग व्यक्तियों के लिए, खास तौर पर नेत्रहीनों के लिए नौकरी के नए अवसर खुले हैं। अब ऐसे व्यक्ति भी कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं जो देख नहीं पाते, जैसे कि मैं इतने वर्षों से बिना किसी कठिनाई के कंप्यूटर चला रही हूँ। यह जॉस सॉफ्टवेयर के कारण संभव हुआ है। यह एक स्पीच आउटपुट है। जो कुछ भी कंप्यूटर मॉनिटर पर आता है वह ध्वनि द्वारा कंप्यूटर बताता है। नेत्रहीनों को कंप्यूटर पर काम करने में कोई बाधा नहीं है और अब नेत्रहीनों के लिए पहले से कहीं ज्यादा नौकरियां उपलब्ध हैं। हम किसी भी अन्य सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति की भांति काम कर सकते हैं। बस एक बात है, जॉस सॉफ्टवेयर काफी महंगा है, लगभग 40,000 रुपए का, जो किसी नेत्रहीन के लिए खरीदना मुश्किल है। नियोक्ता के लिए भी यह राशि काफी अधिक है। अगर हमारे टेक्नोलॉजिस्ट या इंजीनियर इस सॉफ्टवेयर की कीमत कुछ कम करवाने की दिशा में काम करें तो बहुत अच्छा हो। तब अधिक संख्या में नेत्रहीन व्यक्ति अपनी सेवाएं समाज को दे सकेंगे। ये कंप्यूटर का ज़माना है, परंतु मैं कंप्यूटर नहीं सीख पाई हूँ क्योंकि हिंदी का सॉफ्टवेयर अभी निकला नहीं है। बसंती की तरह ये समस्या और लोगों की भी है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दृष्टिहीनों के लिए या दूसरे हैंडीकैप्ड के लिए, विशेष रूप से हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए जो भी जॉब्स आइडेंटिफाई की जाती हैं उनका लगातार रिव्यू होना चाहिए। आज से 20 साल पहले बसंती जैसे और लोगों को भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी मैनुअल टाइपराइटर्स पर, लेकिन आज कंप्यूटर्स आ गए हैं। मगर अभी तक हिंदी में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं बनाया गया है कंप्लीट जो कि स्पीच आउटपुट दे सके और ब्लाइंड आदमी हिंदी में कंप्यूटर पर काम कर सके। तो जब तक ये स्पीच आउटपुट वाला सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होगा तब तक बसंती जैसे और सैकड़ों स्टेनोग्राफर्स अंडर यूटिलाइज्ड ही रहेंगे। उनका पूरा यूटिलाइजेशन ऑफिस में नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार पूरा ध्यान इस तरफ दे और इसको प्रायोरिटी पर करे, ताकि देखिए आफ्टर ऑल ये राष्ट्र का ही नुकसान है। अगर कोई आदमी खाली बैठता है अपने ऑफिस में तो वो पूरी हमारी समाज का नुकसान है। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा अगर कोई समझदार व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं उससे शादी करूंगी, चाहे वो मेरी तरह ब्लाइंड ही क्यों ना हो, क्योंकि आँख के अंधे को तो दुनिया रास्ता दिखा देगी, पर अकल के अंधे को रास्ता दिखाना बड़ा मुश्किल। मैंने जब पहली बार खाना बनाया था तो मेरे पति बहुत खुश हुए थे और सारे पड़ोस को दिखाया कि देखो इसने चपाती सही बनाई, कच्ची तो नहीं। मेरे पड़ोसियों ने उनको बोला, पांडे जी ये तो बहुत अच्छी बात हो गई आप लोगों के लिए, हम नहीं सोच सकते थे कि खाना बना सकती है। उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उसी दिन से मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ़ की है मेरे खाना बनाने की, वो बार बार बोलते थे ये तो होटल से भी अच्छी सब्ज़ी बनी है। हर कोई भी सब्ज़ी खाते थे तो बोलते ये तो होटल से भी अच्छी सब्ज़ी बनी है। और अफसोस थोड़ा सा इस बात का है कि मैं पकौड़े नहीं बना पाती, क्योंकि वो बहुत सारे इकट्ठे डालने होते हैं। मुझे ये नहीं पता चलेगा कौन से की साइड चेंज हो गई, कौन सा नहीं हुआ, या एक आधा उसमें रहना गया हो। बाकी कोई खाने में ऐसी कोई शायद ही कोई ऐसी डिशेस होगी जो नॉर्मल खाना घरों में बनता है, हलवा, पूड़ी, खीर, गाजर के हलवा और जो भी कुछ छोटा हैवी पार्टीज़ का जो खाना होता है, बाकी सब बना लेती हूँ। शायद ही कोई ऐसी डिशेज होगी जो नहीं बना पाती सिवाय पकौड़े के। खाने में मैंने नए एक्सपेरिमेंट भी किए। कुकर में खीर शायद ही कोई बनाता होगा, लेकिन मैं कुकर बंद करके खीर बनाती हूँ। एक तो जल्दी तैयार होती है और जलने का खतरा भी नहीं रहता और उसमें दूध पानी भी कम लगता है। एक बार ऑफिस में न्यू ईयर की पार्टी थी, मैं 2 लेडीज़ को एक आइटम बना के लाना था। मैं बहुत नर्वस हो रही थी कि वो तो देखने वाले हैं, बहुत अच्छा बनाएंगे, देख देख के उनकी तो रंग शक्ल अच्छी होगी चनों की, छोले बनाने की। लेकिन जब मैं बना के लेके गई तो सबने मेरे छोलों की इतनी तारीफ़ की और सबने मुझे बोला कि आप अपनी रेसिपी मैगजीन में निकलवा दो, ऐसे छोले तो पार्टीज़ में भी नहीं बनते। ऐसे ही मैं एक बार पुलाव बना के ले गई थी और तो वो एक मेरी मैडम थी, ऑफिसर थी, उन्होंने बोला भाई ऐसा पुलाव तो पार्टी में भी खाने को नहीं मिलता।
और मेरी नेबर हैं, मैं साथ ही रहती हैं ज़्यादातर, हर उसमें कहीं भी जाना होता है ओकेज़न पे या शॉपिंग के लिए हम लोग साथ साथ ही जाते हैं। वो मुझे इतना तारीफ़ करती हैं कि भी जैसे तुम चावल बनाती हो, पुलाव बनाती हो, ऐसे मैं नहीं बना पाती हूँ। कई बार ये मुझे अपना मतलब सामान देंगे और मुझे बोलेंगे कि पुलाव बना के दो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग मुझे अपने बराबर का दर्जा देते हैं। मेरा ख्याल है हर कोई भी ब्लाइंड लेडी अगर थोड़ी सी भी मेहनत वो और उसके पेरेंट्स कर लें तो शायद कोई काम मुश्किल नहीं है कि भी वो ना कर पाए। तो यही कहूँगा, यदि किसी के घर में कोई ब्लाइंड लड़का या लड़की है तो वो जो है कि उसको मतलब अपने जो साइटेड बच्चे हैं उन्हीं की तरह जो है उसको पूरा सम्मान दें और उसको जो है ना उसी हिसाब से उसके साथ में बर्तावा करें जैसे कि साइटेड के साथ में करते हैं। क्योंकि ये जो है कि ब्लाइंड किसी से कम नहीं है। अगर उनको समाज में जो है अगर ठीक जगह देते हैं उसके पेरेंट्स तो वो जो है कि एक दिन जो है कि वो उनकी तरह जो कि साइटेड हैं उनकी तरह जो है वो मतलब उसी तरह तरक्की कर सकते हैं जैसे कि जो है कि वो साइटेड करते हैं। इसलिए जो है मेरा कहना तो यही है, अभी अपने बच्चों को जो है अगर किसी के घर में लड़का या लड़की ब्लाइंड है उनको जो है ना अच्छी तरह से पढ़ाइए लिखाइए, उनके साथ में जो है कि वो अच्छे जो है ना वो साइटेड बच्चों जैसा ही बर्तावा करें। क्योंकि वो अगर उसके साथ में जो है कि वो जो है कि ये जो कमी हमें फील हो रही है ये उनमें कमी नहीं है, ये तो जो है कि ठीक है। एक अगर उसकी जो है कि ये मतलब इंद्री काम नहीं करती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है कि और जो है ना उसके क्योंकि उसकी सेंस जो है उसके बीच में जो है उसका माइंड जो है वो जो है कि मतलब किसी से जो है कमज़ोर नहीं है बल्कि और बच्चों की निस्बत जो है उसका दिमाग जो है और भी अच्छा काम करता है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि लोगों के पास इतना सब कुछ होते हुए भी वो रोते चिल्लाते रहते हैं, हाय भगवान ने ये नहीं दिया, हाय भगवान ने वो नहीं दिया, लेकिन जो कुछ दिया है ना उसे याद नहीं करते हैं। मैं भगवान के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सिर्फ आंखें नहीं दी, बाकी सब कुछ दिया है। और कोई भी एक या दो चीज़ ना होने से, कोई एक अंग खराब होने से इंसान की पूरी ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती। अपनी जो हमारे पास जो खूबियाँ हैं उनकी वजह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनकी वजह से हर एक को हिम्मत करनी चाहिए। मुझे बस में भी लोग बोलते हैं, अरे मैडम आपकी बहुत हिम्मत है, आप इतनी दूर से आती जाती हैं, इतना अच्छा ड्रेसअप होके आती हैं, आपके लिए ये सब कुछ कौन करता है? तो मैं उनको जब बताती हूँ कि ये सब कुछ मैं करती हूँ और घर में सारा काम भी करके आती हूँ तो वो लोग बहुत हैरान होते हैं। और मैं कहती हूँ कि भाई आप लोग तो हमसे बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं नहीं मैडम आप मेरे हमसे बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आपके पास जो कमी है ना आपने उसको पीछे छोड़ दिया है, आप उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ी हैं। हम लोगों के पास तो सब कुछ है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे, जो हमें करना चाहिए था, हम लोग कुछ नहीं करते। और मैं उनका थैंक्स करती रहती कि मैं आप लोगों की वजह से आती जाती रहती हूँ। समाज ने, ईश्वर ने मुझे इतनी मदद की है ना, मैं इनका एहसान मतलब कई जन्म लेके भी नहीं उतार सकती। और मेरी ये हमेशा प्रार्थना रहती है ईश्वर से और अपने बच्चे से भी कि मेरे बच्चे के ऐसे संस्कार बने, मेरा बच्चा इतना ऊंचा उठे, इतना आगे बढ़े कि वो पूरी समाज के काम आए, क्योंकि पूरा समाज मेरे काम आया है। मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे के नाम से कोई ऐसी चीज़ आविष्कार करे, मेरा बच्चा ऐसी चीज़ का आविष्कार करे जिसकी दुनिया में कमी है, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो और चाहे वो क्या बोलेंगे उसको, मतलब चाहे वो समर्थ हो या असमर्थ हो, सबके काम आए। मैं सभी हैंडीकैप्ड लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि वो अपने परिवार वालों के साथ चलें किसी भी तरीके से। अगर उनको अपना हक नहीं मिलता है, स्पेशली हैंडीकैप्ड के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उसको कहीं जाना है, सारी फैमिली ब्याह शादी के लिए तैयार हो जाती है। सबसे दुखदाई समय हैंडीकैप्ड के लिए उस टाइम होता है, पूरी फैमिली ब्याह शादी फंक्शन पार्टी कहीं भी जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसको किसी ने नहीं पूछा। चलते समय कहेंगे तुमने चलना है। उस हैंडीकैप्ड को ये कह देना चाहिए हाँ मुझे चलना है, उसको कभी मना नहीं करना चाहिए, वरना वो एक बार ना कर देगा ना, अगली बार वो उसको पूछेंगे ही नहीं। स्पेशली ब्लाइंड को मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि वो दृष्टिहीनों को और दूसरे विकलांग को एक समान दृष्टि से देखे जिस तरह आम आदमी को वो देखते हैं। उनको ना तो वो सुपरमैन समझे और ना ही ये समझें कि वो कुछ नहीं कर सकता है, और ना ही उनके प्रति सिर्फ दया भाव की भावना रखें, बल्कि उनके साथ वो व्यवहार करें जहाँ पर उनकी मदद की ज़रूरत है वहाँ पर उनकी मदद करें,
और जहाँ मदद की ज़रूरत नहीं है वहाँ उनको अपने आप काम करने दें। और मैंने ये देखा है बहुत बार कि बहुत से लोग इस तरह से सोचते हैं कि इनमें कोई बुराई नहीं हो सकती है, ये तो बहुत ही संत किस्म के लोग होते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से ये बात भूल जाते हैं कि हर हैंडीकैप्ड आदमी या हर दृष्टिहीन व्यक्ति वो पहले एक व्यक्ति है, एक आदमी है या एक औरत है, और एक आदमी और औरत में जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होंगी वो उसमें भी ज़रूर होंगी। और इस बात को अगर वो ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से जो आम आदमी के साथ उनका व्यवहार होगा वैसा ही व्यवहार वो उसके साथ रखें, और ऐसा करने पर निश्चित रूप से वो आदमी इंडिपेंडेंट होगा और उसमें कोई हीन भावनाएं पैदा नहीं होंगी और वो एक अच्छा नागरिक समाज का बन सकेगा।